नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। हम जो बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 की जो सीरीज़ है उसमें जैसा कि हमने बात करी थी, हमने प्रॉमिस किया था कि हम क्या करेंगे, हम हर एक जो 9 प्रखंड बनाए गए हैं, 9 जो प्रशासनिक प्रखंड हैं, अगर आप देखेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने कहा कि हर एक हम प्रखंड को उठाएंगे, उसके जिलेवार जाएंगे, उसके असेंबली सीट्स जो हैं उनको देखेंगे और उसमें देखेंगे कि लेगेसी से वहाँ पे कौन जीतता रहा है, उसके कारण क्या रहे हैं और आगे अभी जो इलेक्शन आ रहा है उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, कौन से मुद्दे हैं जो वहाँ पे प्रोमिनेंट होंगे एंड उसकी वजह से वो इलेक्शन डिसाइड करेगा और किसके कितने % चांसेस होंगे कि वो सीट किसके पास जाएगी। क्या वो महागठबंधन के पास जाएगी, जो महागठबंधन कांग्रेस, आरजेडी और जो वीआईपी पार्टी है उनको मिला के बनी है, या फिर जो एनडीए है, जो रामविलास पासवान की पार्टी या फिर चिराग पासवान की पार्टी आप कह लीजिए, उनसे जेडीयू और बीजेपी को मिलके बनी है। तो हमने शुरू किया था गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से, जो कि सारण क्षेत्र में आता है एंड गोपालगंज के हमने 2 सीटों पे पहले डिस्कस किया था, जिसमें हमने बैकुंठपुर और बरौली की बात की थी और हमने देखा था कि वो जो दोनों सीट हैं उसमें अगर बरौली को छोड़ दिया जाए, बरौली एक ऐसी सीट है जहां पे ऐसा लगता है कि अभी पिछले कुछ सालों में महागठबंधन खासकर आरजेडी ने कुछ अपनी पहुंच बढ़ाई है, क्योंकि जो जातीय समीकरण है उनको मोबिलाइज करने के बाद शायद थोड़ा सा वहां पे लड़ाई टफ हुई है, लेकिन फिर भी एक तरह से कह लीजिए कि वो एक ऐसा सीट है जो हमेशा से बीजेपी की लेगेसी रहा है, बीजेपी वहां जीतती रही है क्योंकि वो अर्बनाइज क्षेत्र है। उसके आगे जो अगला विधानसभा क्षेत्र आता है वो आता है गोपालगंज। गोपालगंज जो क्षेत्र है 101 नंबर असेंबली सीट है, ये कह लीजिए एक तरह से एक शहरी सीट है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है और गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र जो है उसका जो गढ़ कह लिया जाए या उसकी जो पूरी पॉलिटिक्स चलती है वो पॉलिटिक्स ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट से चलती होगी, क्योंकि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो सीट है ना, ये गोपालगंज शहर की सीट है। ये गोपालगंज असेंबली सीट उस शहर में आती है और शहर में आपको पता होगा कि बीजेपी हमेशा शहरी पार्टी कही गई है और उसी तरह से अगर एनडीए को भी देखा जाए तो वो शहरी पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, क्योंकि पहले से उसको कहा जाता है कि ब्राह्मण और बनिया की पार्टी है। तो वहां से अगर 1952 में जब इलेक्शन हुए थे तब से और 1977 तक अगर देखा जाए तो वहां पे जो दबदबा रहा वो कांग्रेस का रहा। बाद में वो दबदबा जो छोटी पार्टियां आई उन्होंने तोड़ा और वो दबदबा तोड़ने के बाद ऐसा हुआ कि जैसा कि हमने बताया था कि अगर कभी भी बिहार के परिदृश्य पे आज के डेट में चर्चा अगर करनी हो, आपको समझना हो कि बिहार किस तरह परफॉर्म करेगा, तो आपको मंडल आयोग के बाद का देखना चाहिए, जैसे कि हमने पिछले सीट्स पे भी देखा था। उसी तरह से इस सीट पे भी अगर देखा जाए तो 1995 के बाद जब लालू का जंगल राज था, उसके बाद मंडल आया, मंडल के बाद लालू की सरकार आई, लालू का जंगल राज चला। ये लालू का गृह जिला होते हुए भी आपको पता होगा 25 किलोमीटर दूर है उनका घर, लालू यादव का घर गोपालगंज से 25 किलोमीटर दूर है, यानी ये उनका गढ़ है। उस गढ़ में भी हमेशा से बीजेपी मजबूत रही है, या कह लीजिए एनडीए मजबूत रही है। पिछले लोकसभा भी अगर देखे जाए 2024 का, तो वो लोकसभा चुनाव में भी वहां पे एनडीए का कैंडिडेट ही जीता है, जो जेडीयू का कैंडिडेट था वहां जीता है। 2015 में अगर देखा जाए तो वहां पे सुभाष सिंह करके थे जो बीजेपी के असेंबली सीट्स में वो जीते थे। 2020 में वो जीते थे। 2022 में ये हुआ कि उनका डिमाइज हुआ। उनके डिमाइज होने के बाद कुसुम सिंह जो उनकी वाइफ हैं वो उठी, उपचुनाव हुए। वो उपचुनाव में थोड़ा सा टफ हुआ, थोड़ी सी टफ लड़ाई चली 1500-1600 वोटों से, फिर भी कुसुम देवी वहाँ से जीती और अभी भी वो विधायक हैं। अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप पूछेंगे तो मैं गोपालगंज गया हूँ। ये गोपालगंज एक ऐसी भूमि है, ऐसा नहीं कि मतलब गोपालगंज एक छोटा सा एवं शहर है, ऐसा नहीं है। गोपालगंज एक ऐसा शहर है, कह लीजिए कि पूरे बिहार में, ये यूपी से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पे अगर कह लीजिए कि वो कास्ट पॉलिटिक्स बहुत चलती हो, हालांकि कास्ट का कॉम्बिनेशन है, ये एक ऐसी सीट है, लेकिन यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स बहुत चलता हो ऐसा नहीं है। यहाँ पे मिक्स चलता है, विकास के मुद्दे हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए तो अगर मेरे से आप पर्सनली पूछेंगे तो मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ के रोड ठीक हैं, जिस तरह से रूरल जो टाउन छोटे छोटे होते हैं उनके जो रोड्स होते हैं, उनके जो
हैबिटेट होते हैं, उस तरह से एक तरह से बिहार में अगर कंपेयर किया जाए तो बेहतर है। ये एक ऐसी जगह है जो अगर देखा जाए ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो पहले ये ना वैदिक काल जब चलता था तो कहते हैं कि ये विदेह नरेश जो थे, जिसको राजा जनक भी कहते हैं, ये उनके अधीन हुआ करता था। क्योंकि आपको पता है ये मिथिला से थोड़ा सा सटा हुआ इलाका है, वहाँ से मिथिला 50-60 किलोमीटर है। उसके बाद अगर आर्य काल में आया जाए तो वामन वंश वहाँ शासन करते रहे, फिर बाद में मुगलों ने थोड़े बहुत टाइम तक शासन किया। उसके बीच में एक टाइम था जब भूरिश्रवा नामक राजा जो थे वहाँ पे वो रहते थे। ये ऐसी जगह है, इसी के पास में एक 10 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध थावे माँ का मंदिर है। थावे आपको पता होगा कि बहुत फेमस जगह है जहाँ पे देवी का मंदिर है, लोग वहाँ पूजा करने जाते हैं और बहुत लोग आते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। ये गोपालगंज एक ऐसा एरिया है जहाँ पे यूपी से सटा होने के बावजूद जब जेपी नारायण का जब मूवमेंट चल रहा था इंदिरा गांधी के खिलाफ, उस टाइम पे इन्होंने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के बावजूद कभी ये बिहार के टिपिकल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बना, और इसलिए अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बीजेपी और जो एनडीए की पार्टी है वो हमेशा जीतती रही है। अगर वहाँ के डेमोग्राफी देखेंगे कि किस तरह के लोग रहते हैं, तो आज के डेट में वहाँ पे जो जनसंख्या है उसमें अराउंड 12% जो हैं वो अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं एंड 2% के लोग अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। सेम मुस्लिम अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम का काउंट वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि मीरगंज एक एरिया आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, और इस वजह से अगर देखेंगे तो पूरे पॉपुलेशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 22.6%, अराउंड 23% का कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे। सिमिलरली अगर देखेंगे तो इसमें जो, क्योंकि ये मिक्स है, अगर आप बिहार को जानते हैं तो आपको पता होगा कि बिहार में जो शहर होते हैं या यूपी ईस्ट में भी जो शहर होते हैं, जो टाउन होते हैं, तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट और जो तहसील होते हैं, तालुका जिसको कह लीजिए, या फिर जो थाना होता है वहाँ पे, या जो रेलवे स्टेशन होता है उसके आजू बाजू छोटे छोटे टाउन बस जाते हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट पे बड़ा सा एक टाउन होता है। सिमिलरली गोपालगंज एक टाउन है एंड उसके छोटे छोटे बाजू में छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पे चौराहे कह लीजिए, जो बिहार के लैंग्वेज में कहा जाता है वो हैं। वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ भीड़ होती है, मार्केट लगता है, वहाँ पे व्यापारिक संस्थान होते हैं। वैसे ही तो इसका जो 12 to 13% जो एरिया है वो टाउन कह लीजिए, अभी जो बढ़ के वो 16% तक पहुँचा है, 16-17% तक का जो एरिया है वो टाउन टाइप का एरिया है जहाँ पे कुछ शहरीकरण हुआ है। बाकी अभी भी जो 82-83% एरिया है वो ग्रामीण है, और ग्रामीण होने के साथ साथ वो खेतिहर लोग हैं, वहाँ पे सब्जी की खेती बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप देखेंगे तो वो भी व्यापार करने के हिसाब से आते हैं, और जब व्यापारिक हिसाब होता है तो क्या होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाता है कि उनका जो लीनिंग होगा वो एनडीए और बीजेपी की तरफ होगा। तो ये जो सीट है अभी तक जो वहाँ दबदबा रहा है वो दबदबा बीजेपी और एनडीए का रहा है। टोटल कुल मतदाता वहाँ पे होंगे जो 3,25,000 के लगभग मतदाता हैं, और वहाँ पे जो मतदान होता है वो 55 से 56% होता आया है। आपको पता है बिहार में यही हिसाब चलता है, 50-60% अगर कहीं पे भी मतदान हो रहा है इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा है। रीज़न बिंग आपको पता है कि वहाँ पे पलायन बहुत है, वहाँ पे लोग रहते नहीं है, कमाने के लिए यहाँ वहाँ जाते रहते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बाहर से आता है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा यूएई और गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं, तो वहाँ पे वहाँ से पैसा बहुत आता है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, वहाँ पे पैसा आता है, लोग वेल टू डू हैं, आपको मिल जाएंगे जो लोअर मिडिल क्लास बिहार जैसी टिपिकल सिचुएशन नहीं दिखेगी। तो इस तरह का वहाँ पे अगर देखेंगे तो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में अगर देखेंगे तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे भोजपुरी बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो बाहर से आते हैं वो हिंदी बोलते होंगे, और थोड़े बहुत लोग जो उर्दू हैं, जैसा कि आपको पता है मुस्लिम पॉपुलेशन 23% है, तो थोड़ा बहुत उर्दू भी वहाँ चलती है। तो ये जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर वो लैंग्वेज बोलते हैं जो आज की बीजेपी, आज की एनडीए बोलती आई है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे कि ये सीट पे क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है कि अगला ये जो चुनाव आएगा उसमें प्रोबेबिलिटी किसकी कितनी है, तो देखिए 2020 में मैंने बताया जैसा कि सुभाष सिंह वहाँ से जीते थे और वो वोट मार्जिन अच्छा खासा 37,000 वोटों से जीते थे, लेकिन जब दोबारा 2022 में उपचुनाव हुए तो वो मार्जिन कम होकर 1500-1600 वोट पे आ गया था। और ये जो मैंने बताया एनडीए की पकड़ मजबूत है, तो अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 70% प्रोबेबिलिटी ऐसी है इस चुनाव में कि वहाँ पे एनडीए जीत रही है, और 27-28% 30% तक प्रोबेबिलिटी ये है कि वहाँ पे महागठबंधन का विधायक आ सकता है, क्योंकि यहाँ जो मुद्दे हैं वो मुद्दे जिन मुद्दों पे अभी महागठबंधन चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है वो इतने ज़्यादा असर करते नहीं हैं। यहाँ पे जो मुद्दे असर करते हैं
अभी उस उन मुद्दों पे बीजेपी और एनडीए लड़ रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे चांसेस ये है 70% कि फिर से वापस एनडीए ये सीट निकाल ले जाएगी। महागठबंधन को हो सकता है कि अपना कैंडिडेट बदलना पड़े, जाति समीकरण बिठाना पड़े, तो होने को कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल के लिए ये सिचुएशन है। आगे बढ़ेंगे हम, और आगे जो 102 नंबर असेंबली सीट है उस पर चलेंगे। सेम जिले की, गोपालगंज जिले की 102 नंबर जो सीट है, असेंबली सीट है, उसमें क्या है, कैसे है उसका डेमोग्राफिक और कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वहाँ पे कैसे लगेगा कि वहाँ पे कौन जीतता रहा है, लेगेसी क्या है, एंड किसका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो अगर उस सीट पे ऐसा देखेंगे कि तो गोपालगंज जिले की ये एक ऐसी सीट है जहाँ पे ये सामान्य वर्ग की सीट है, यहाँ पे जनरल सीट है, जनरल लोग यहाँ से खड़े होते हैं, और ये सेम जो गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र है उसका ही ये हिस्सा है, कुचाईकोट 102 असेंबली सीट है, 102 नंबर असेंबली सीट है। और इसी में एक कुचाईकोट ऐसा है जो माझा सामुदायिक विकास खंड है, उसमें ये शामिल होता है। अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे तो NH 531 जो है, जो मीरगंज से होके और पटना जाती है, वो यहीं से निकलती है, और ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जैसे मैंने आपको बताया कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, जो बिहार को जो जानते होंगे उनको पता होगा कि बिहार या यूपी में डिस्ट्रिक्ट शहर होते हैं, तो उनसे जो कनेक्टेड टाउन छोटे छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो ये भी एक ठीक ठाक समृद्ध छोटा टाउन है, और गांव तो है ही है वहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम गांव है, 90% गाँव ही है, विलेज क्षेत्र है। यहाँ पे भी खेती होती है, सब्जियों की खेती होती है, गेहूँ होता है, गन्ना होता है। यहाँ पे जो गंडक नहर आती है, नारायणी कुछ लोग कहते हैं, नारायणी से नहर आती है, उसके बीच में ये पड़ता है। और इस तरह से कहें तो अगर बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा इलाका भी नहीं है ये। यहाँ पे आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रिफिकेशन का अभियान चलाया था नीतीश कुमार जी ने। इलेक्ट्रिफिकेशन में ये गांव और ये कह लीजिए पूरा जो असेंबली सीट है ये पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। और जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो आपको पता है कि वहाँ पे फिर वाईफाई आता है, इंटरनेट आता है, और इस तरह से लोग थोड़ा ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं। अगर देखा जाए, जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा जब 1951 से जब इसका इलेक्शन होना चालू हुआ तो तब से लेके हर जगह के जैसा यहाँ पे भी कांग्रेस के कैंडिडेट जीतते रहे हैं, लेकिन वापस पता है आपको 1976 में परिसीमन हुआ था, ठीक है। और परिसीमन के बाद ये चुनावी नक्शे से सीट हट गई थी, और फिर वहाँ पे 2008 तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली वो सीट ही नहीं। 2008 में दोबारा परिसीमन हुआ, दोबारा ये सीट आई, और जब ये दोबारा सीट आई तो उसके बाद अगर देखेंगे तो 2010, 2015 और 2020 का वहाँ चुनाव हुआ है। अगर उसके बाद वाली 2010 के बाद वाली देखेंगे तो वो सीटों में जो पहले जेडीयू ये सीट जीतता रहा, फिर जब जेडीयू ने भाजपा से गठबंधन तोड़ के महागठबंधन के पास गए तो वहाँ पे जब जेडीयू जीता तो वहाँ पे जो डिफरेंस है वो घट गया, और वापस जब जेडीयू 2020 में बीजेपी के साथ आया और एनडीए बनाया तो फिर से वो जो डिफरेंस था जीत का, हालांकि जेडीयू हमेशा जीतता रहा है, बट जो डिफरेंस था वो बढ़ के 20,630 के लगभग, 20,000-21,000 के लगभग हो गया, जो उनके एंटी पार्टी थे, या कह लीजिए वहाँ जो हारे थे। तो जो अगर अभी से देखेंगे तो जो बाकी के उम्मीदवार वहाँ जो जीते थे वो थे अमरेंद्र कुमार पांडे जी, और ये अच्छा काम करते रहे, और ये कई बार से जेडीयू से चुनाव लड़ते रहे। 2015 में भी अगर सेम देखेंगे तो 2015 में भी उनका हालांकि नंबर कम हो गया था, बट जीते वही थे। और जो दूसरे नंबर पे आए थे वो एलजेपी के आए थे, क्योंकि उस टाइम पे बीजेपी और एलजेपी साथ में लड़के एनडीए से चुनाव लड़ रही थी, उनको 68,000 वोट मिले थे। और 2020 में अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे जो पार्टी थी, क्योंकि ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी और उनको अराउंड 53,000 सीट्स वोट्स मिले थे। तीसरे नंबर पे सुनीता देवी थी, जो रामविलास पासवान की जो पार्टी है उन्होंने चुनाव लड़े थे। आपको पता है 2020 में चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़े थे, तो उनको इतने सीट मिले हुए थे। अगर ये सीट देखें अभी, जैसा कि हम कास्ट कॉम्बिनेशन पे भी बात करते हैं कि इसका कास्ट कॉम्बिनेशन कैसा है, तो अभी जो वहाँ पे टोटल जो वोट हैं वो अराउंड 3,23,000 के लगभग हैं। वो जो बढ़ के अगर लोकसभा चुनाव जब आया था तो उसमें अगर आप देखेंगे तो 3,31,000 है। मैं कह रहा हूँ कि जो SIR हुआ है, SIR के बाद अगर बहुत सारे लोगों को इसमें निकाल दिया जाए तो 3 लाख के लगभग मोटा मोटी वहाँ पे वोटिंग होती है, वोट है, 3 लाख के वोट हैं,
जिसमें से अगर कोई है जो 65,000 70,000 अगर वोट लेके जाता है तो इन जनरल वो जीत जाता है। यहाँ पे जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसमें अगर आप देखेंगे तो यही एक ऐसा सीट है पूरे जिले में जहाँ पे ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वो आपको कैंडिडेचर में भी दिखेगा कि वहाँ पे अमरेंद्र कुमार पांडे जो है वो इलेक्शन जीतते रहे हैं। और क्यों जीतते रहेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली ब्राह्मण जो कॉम्बिनेशन या ब्राह्मण जो जाति है उसकी संख्या थोड़ी वहाँ ज़्यादा है। और ब्राह्मण और सवर्ण के बारे में ये कहा गया है कि ये लेगेसी वाइज पुराने वक्त से ही, क्योंकि बीजेपी को ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाती है तो उनको ये वोट देते रहे, उनका लीनिंग वहाँ पे रहा हुआ है। ठीक है, अगर देखा जाए तो अगर नगीना राय को छोड़ दिया जाए तो अब तक के जितने भी यहाँ से विधायक हुए हैं सारे ब्राह्मण ही हुए हैं। और राय भी अगर देखेंगे तो वो भी सवर्ण थे, वो भी भूमिहार थे। तो इस तरह से यहाँ का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन में क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो ये सीट अगर अमरेंद्र कुमार पांडे दोबारा जीतते हैं और ये सीट जेडीयू को जाती है तो ये सीट में भी अगर आप देखा जाए तो 68% चांसेस ऐसे हैं कि वापस ये सीट एनडीए जीत के लेके जाएगी। और क्योंकि जो महागठबंधन है उसको वोट एकजुट करने में, क्योंकि वो ऐसे मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे असर नहीं है, वो एसआईआर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, वो वोट चोरी दिखा रहे हैं कांग्रेस के चक्कर में आके, तो वहाँ पे ये लगता है कि थोड़ा सा वो मुद्दे से भटक रहे हैं और इसलिए यहाँ पे बहुत उनको मुश्किल होने जा रहा है। क्योंकि ये जाति समीकरण के हिसाब से ये सीट उतनी फिट बैठती नहीं है और जब बैठती नहीं है तो वैलिड मुद्दे उठाने पड़ेंगे। जब वैलिड मुद्दे नहीं उठाएंगे तो फिर वो बैकफायर करेगा। एंड अभी भी ये सीट सेम चीज़ है, चांसेस ऐसे हैं कि 30% ऐसा है कि ये महागठबंधन को जा सकता है, बाकी 70% चांसेस ऐसे हैं कि एनडीए के पास ये सीट रिटेन कर पाएगी। अगर आप देखें कि सेम डिस्ट्रिक्ट में जो अगला सीट है हमारा 103 असेंबली सीट जिसको बोल भोरे, ये एक ऐसी सीट है, ये सीट पे अगर देखा जाए तो हमेशा से जो लेगेसी है उसके हिसाब से जो जीतते रहे हैं, ये पिछला जो चुनाव हुआ उसमें ये सीट जेडीयू ने जीता हुआ था। 2020 का जो असेंबली इलेक्शन है वहाँ पे सुनील कुमार जो हैं जेडीयू के वो जीते थे और उनका जो मार्जिन था 2020 में वो 462 वोट का था। बहुत रेयर मार्जिन था क्योंकि वहाँ से चुनाव कौन लड़ रहा था महागठबंधन से, वहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे थे वहाँ एक लेफ्टिस्ट सीपीआई एमएल जो माले हैं वहाँ पे माले की पार्टी के लड़ रहे थे एंड वो जो 462 वोट से वोट हारे थे। आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव ने ये मुद्दा उठाया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1000 से कम वोटों से हारे हैं, उनमें ये भी एक सीट थी। दूसरे नंबर पे जो जितेंद्र पासवान है वो लड़ रहे थे, 73,605 उनको वोट मिला था एंड सुनील कुमार जो जीते थे 74,067 वोट उनको मिला था। यानी वोटों का अंतर बहुत कम था। अगर देखेंगे यहाँ पे नोटा में बहुत सारे वोट पड़ते हैं, ये भी एक ऐसा एरिया है जो डायरेक्ट यही एरिया अगर देखेंगे तो यूपी से कनेक्टेड होता है। गोपालगंज का जो ये असेंबली सीट है ये डायरेक्टली यूपी से इसका कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनका जो इम्पैक्ट है इस सीट पे यूपी के मुद्दों का, यूपी के लोगों का, इस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इनकी भाषा अगर देख ली जाए, यहाँ पे रहन सहन देख लिया जाए, खान पान देख लिया जाए तो वो सारा कुछ मोटा मोटी यूपी से मिलता जुलता है और बिहार से कम है क्योंकि एकदम बॉर्डर है ये एक ऐसा सीट है जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। ये 1957 में ये बना था और ये कटिया, भोरे और विजयपुर जो प्रखंड है, क्योंकि विजयपुर आपको पता है विजयपुर बॉर्डर है, सेम कटिया बॉर्डर है। अगर उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो भोरे हैं वो भी एक तरह से यूपी का बॉर्डर ही लगता है। एक छोटी गंडक निकलती है, आपको पता होगा ये गंडक नदी निकलती है, उसके आजू बाजू ये बसा हुआ एक एरिया है। अच्छा खासा वहाँ पे गन्ने की खेती होती है, वहाँ पे सब्जियाँ बहुत होती हैं। जो पूरा गोपालगंज का अगर एरिया देखा जाए तो यहाँ पे सब्जियों की खेती बहुत अच्छी होती है और वो सब्जियाँ जाती हैं पटना तक, अगर आप कह लीजिए यूपी के देवरिया तक, यूपी के कुछ और क्षेत्रों तक ये सारी सब्जियाँ पहुँचती हैं, गोरखपुर तक पहुँचती हैं क्योंकि गोरखपुर वहाँ से 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे और जो मीरगंज गोरखपुर जो हाईवे बना हुआ है उन हाईवे से ये सब्जियाँ जाती हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जो कनेक्शन है वो यूपी से बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने कहा यूपी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इस पर क्योंकि ऑब्वियसली बॉर्डर हिस्सा है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो खेतिहर लोग रहते हैं। अभी तक 16 बार चुनाव हो चुके हैं
जैसा आप जानते हैं 8 बार कांग्रेस ने यहाँ पे चुनाव जीता है। जनता दल भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल ने 2-2 बार यह सीट जीती है। जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो है वो 1-1 बार यहाँ पे सीट जीते हैं। ये जो सीट है ये बाकी सीटों से थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। जैसे मैंने कहा कि जो बाकी के 3-4 सीटों पे हमने चर्चा करी थी उस पे लोकल और बिहार के मुद्दे ज़्यादा हावी नहीं रहते हैं, बट ये जो सीट है ये बिहार की जो लोकल पॉलिटिक्स है उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड रहती है। बिहार की जो लोकल पॉलिटिक्स है, जो असेंबली में होता रहता है, असेंबली इलेक्शन में जो मुद्दे चलते हैं वो यहाँ पे चलते हैं और उसके हिसाब से ये इधर उधर जाती रहती है। जैसा कि बताया कि यहाँ पे चीज़ें बदलती रही हैं। जनता दल भी यहाँ जीती है, यहाँ बीजेपी भी जीती है, यहाँ जेडीयू भी जीती है। लोक जनशक्ति पार्टी की पुष्पा देवी भी यहाँ से लड़ती रही हैं, जिनको 4500 4600 वोट मिलता रहा है। विधानसभा चुनाव में जैसा बताया सुनील कुमार ने CPIML के जितेंद्र पासवान को हराया था। यहाँ पे जो संख्या है जाति का, जो अगर बाइफर्केशन देखा जाए तो टोटल 3 लाख के लगभग यहाँ पे भी वोट है। 3.3 3.4 लगभग अभी अगर नया होगा तो होगा। तो उसमें अगर देखा जाए तो जो जनसंख्या है वो अराउंड 15% के लगभग अनुसूचित जातियां हैं, या अनुसूचित जनजातियों को देखा जाए तो वो अराउंड 3-4% है, जो कि बाकी सब सीटों पे भी वैसा ही है। मुस्लिम मतदाता यहाँ कम है, यहाँ पे उनकी संख्या अराउंड 10 से 11% के लगभग है। ये इलाका में अगर देखा जाए तो शहरीकरण बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, यहाँ मुश्किल से 4 से 5% जो इलाका है वो थोड़ा शहरीकरण हुआ है, बाकी सब खेतिहर लोग यहाँ रहते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो जो मतदान होता है यहाँ पे वो 52 से 55% तक होता है मतदान। एंड उसमें क्योंकि मतदान इस तरह से होता है और आपको पता है कि जो ये भी सेम गृह जिला है, जैसा हमने बताया कि लालू यादव का गृह जिला है, बट यहाँ पे भी उतना इम्पैक्ट जो देखा जाए कि यादव मतदाता जो 12-13% यहाँ पे हैं उनका क्या झुकाव, या 11% मुस्लिम है तो MY कॉम्बिनेशन बनाने की जो कोशिश करती है RJD, क्या वो कोशिश यहाँ पे सफल होगी? जो 23% टोटल वोट है क्या वो स्वीप होके एक ही साइड में जाता हुआ दिखता है? तो ऐसा कुछ खास वहाँ पे दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बिहार का कॉम्बिनेशन है, बिहार में MY कॉम्बिनेशन में मुस्लिम जो है वो अभी भी बटा हुआ है। वहाँ पे जो मुस्लिम कॉम्बिनेशन, मुस्लिम जो है वो जेडीयू, क्योंकि जेडीयू भी मुस्लिमों का वोट लेके जाती है, सेम रामविलास पासवान की जो पार्टी है वो भी लेके जाती है। इस तरह से कंप्लीट मुस्लिम वोट जो है वो आरजेडी को ट्रांसफर होता नहीं है। एंड इसलिए इस सीट पे हमेशा फाइट रहती है। मोस्टली ये सीट जब महागठबंधन में फिर से वापस या तो उसकी सहयोगी पार्टियों को जाएगा या तो वो लेफ्टिस्ट को जाएगा, जहाँ पे माले वहाँ से चुनाव लड़ सकता है या फिर कांग्रेस वहाँ से चुनाव लड़ सकती है। अगर यहाँ देखा जाए तो फिर से यहाँ लड़ाई होगी, जैसा यूपी में हर एक सीट पे लड़ाई होती है, तो इस सीट पे भी लड़ाई होगी। और वो लड़ाई होने के बावजूद अगर फायदे में देखा जाए तो यहाँ पे एनडीए थोड़ा सा फायदा होता हुआ दिखता है एनडीए को, क्योंकि एनडीए जीतती रही है, काम इन्होंने किया हुआ है, इनके पास मुद्दे हैं। एंड वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे थोड़ा सा हिंदू बहुल क्षेत्र है। हो सकता है कि ये चुनाव बाद में जाके पोलराइज हो, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और यात्रा में आप सबको पता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे पोलराइज होगा। एंड जब पोलराइज होगा तो चांसेस है ऐसे कि जो कि अभी जो समीकरण है वो 50-43 का है कि 50% चांसेस है कि इस सीट पे 50-55% ये चांसेस है कि ये सीट एनडीए के पक्ष में होगी। 43 से 45% चांसेस है कि ये महागठबंधन के पक्ष में जाए और बाकी वोट कोई अगर निर्दलीय उठता है तो 2-2.5% चांस है कि कोई और जीते। लेकिन जिस तरह के मुद्दे चल रहे हैं, जिस तरह से यात्रा चली है, अभी तक बीजेपी ने चुनाव का प्रचार चालू भी नहीं किया है। तो हो सकता है जब वो चालू करें तो ऐसा हो सकता है कि एनडीए को थोड़ा सा यहाँ पे फायदा होने के चांसेस हैं। और अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सीट फंसी हुई है बट एनडीए के पक्ष में झुकी हुई है। तो इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि जो लोकल कैंडिडेट है वो महागठबंधन कैसा चुनता है, सिमिलरली जो लोकल कैंडिडेट है वो एनडीए कैसा चुनती है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये सीट किसको जाएगा। अभी फिलहाल के लिए देखेंगे तो एनडीए यहाँ पे बढ़त बनाती हुई दिख रही है और इस सीट पे ऐसा लगता है कि एनडीए की तरफ थोड़ा टिल्टेड है, हालांकि लड़ाई रहेगी। अगला जो सीट आता है हम मूव करेंगे, जो इस गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का लास्ट सीट है वो है हथुआ, असेंबली सीट नंबर 104। हथुआ में पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था 2020 में, वो आरजेडी के राजेश कुमार सिंह जो हैं
उन्होंने वो चुनाव जीता था और जीत का जो मार्जिन था वो भी अराउंड 30 से 31 हज़ार का था, 30,527 वोटों का था और उन्होंने जेडीयू के कैंडिडेट को हराया था। अगर ये जो हथुआ जो राज है, हथुआ राज का आपने नाम सुना होगा। हथुआ राज एक ऐसा राज था बिहार का जिसके बारे में बहुत सारी कथाएं चलती हैं, आप सबको पता होगा कि हथुआ राज के बारे में कहा जाता है कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उसकी जो फंडिंग होनी थी वो फंडिंग में भी बहुत ज़्यादा हथुआ राज ने हेल्प किया था। सिमिलरली जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनने लगा तो जब मदन मोहन मालवीय घूम के सबसे पैसा मांग रहे थे तो उसमें भी हथुआ राज ने बहुत सारा डोनेशन दिया था। सिमिलरली पटना कॉलेज जब बना, पटना की यूनिवर्सिटी बनी, वहाँ पे भी हथुआ राज से बहुत ज़्यादा डोनेशन गया हुआ था। एक समृद्ध राज परिवार हुआ करता था। जो हथुआ विधानसभा है ये गोपालगंज जिले में ऑब्वियसली आपको सबको पता है। ये फुलवरिया प्रखंड और हथुआ प्रखंड जो है उनसे मिलके बना हुआ है। एंड ऊंचा गांव आप लोगों ने सुना रहेगा, ऊंचा गांव ब्लॉक जो है, जमसर है, त्रिलोकपुर, मोहेचा, बलेसरा ये जो है, और मीरगंज नगर पंचायत है, आप सबको पता होगा। ये सबको मिला के ये एक सीट बनती है। यहाँ जो टोटल जो अभी कह लीजिए पिछला जो चुनाव हुआ था, पिछला जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल मतदाताओं की जो संख्या थी वो अराउंड 3,04,000 के लगभग थी, जिसमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अराउंड 17% है, 13% के लगभग, जैसा हर जगह पे अनुसूचित जाति के लोग हैं, एंड 3 से 4% के लगभग अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, एंड बाकी अगर कह लीजिए तो वो सवर्ण हैं। अगर आप देखेंगे तो ये विधानसभा क्षेत्र में अभी तक जब से इसका गठन हुआ है तब से 2008 में इसका गठन हुआ था, 2010 और 2015 में जनता दल यूनाइटेड ने यह सीट जीती थी, जेडीयू ने जीती थी, जो नीतीश कुमार की पार्टी आप सबको पता है, क्योंकि उस टाइम 2005 में जो जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे तो उसके बाद जो एक तरह से सुशासन बाबू की जो छवि आई थी नीतीश कुमार की जंगल राज के बाद, उसके हिसाब से पूरे बिहार में एक तरह से लहर थी नीतीश कुमार की, और उस लहर में बहुत सारी सीटें जेडीयू ने जीता था। एंड उसमें 2010 और 2015 में जनता दल यूनाइटेड ने ये सीट जीती। 2015 में क्योंकि उनका महागठबंधन के साथ आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तो वो जेडीयू को सीट मिला था और वहाँ पे उस बार भी वो जीते थे। 2020 में जब इलेक्शन हुआ तो पहली बार आरजेडी यहाँ पे जीती। 2020 में अगर देखेंगे राजेश कुमार सिंह जो जदयू के राम सेवक सिंह है उनको 30,527 वोटों से हराया था उन्होंने। राजेश कुमार सिंह जो है उनको 86,700 कुछ वोट मिले थे, जो कि 50% के लगभग वोट हैं, जबकि राम सेवक को 56,200 के लगभग वोट मिले थे, जो कि 32% वोट है। वहीं पे लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास जो आज के डेट में है, चिराग पासवान की पार्टी, उनको 9,890 वोट के लगभग मिला था, जो कि 6% के लगभग वोट मिले थे। लेकिन पहले ये लगा था कि शायद उनके अलग लड़ने की वजह से जेडीयू सीट हार गई हो, लेकिन अगर वोटों के हिसाब से देखेंगे तो उसका कुछ खास असर नहीं हुआ। अगर वो वोट भी जोड़ दिया जाए तो जेडीयू वो सीट जीतते हुए दिखती नहीं है। अब यहाँ पे वो ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो, कौन से ऐसे कास्ट समीकरण हैं या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इसको इम्पैक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो वीआईपी पार्टी है, आप सबको पता होगा चंचल पासवान जो वहाँ से लड़ते हैं, वीआईपी पार्टी एक है जो अभी महागठबंधन के साथ है। वो जो वीआईपी पार्टी है अभी महागठबंधन के सपोर्ट में है और वहाँ पे उसका अच्छा खासा वोट है, क्योंकि वहाँ जो पासवान है उसके जो नेता हैं, लोकल लीडर हैं, यहाँ पे पासवान वोटों की संख्या अच्छी खासी है। तो जो पासवान वोट है वो एक तरफ से जहाँ पे भी वो लड़ते हैं या जिस गठबंधन में रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा पड़ता है। एंड उस हिसाब से अगर देखेंगे तो जो समीकरण है उसके हिसाब से जातीय जो समीकरण है या गठबंधन की रणनीति है वो यहाँ पे इम्पैक्ट करेगी कि किस तरफ ये सीट जाती हुई दिखती है। और खासकर पासवान वोट जो है, कह दीजिए कि जो न्यूट्रल वोट होता है कि अगर एनडीए के साइड में अगर कोई बड़ा पासवान नेता हो, जैसे कि चिराग पासवान है, तो वहाँ जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चिराग पासवान का इम्पैक्ट कम हो जाता है। कम इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो लोकल लीडर हैं वीआईपी के वो पासवान है। आपको पता होगा कि ये एक ऐसा सीट है जो पहले राज परिवार के द्वारा चलता था, फिर उसके बाद कांग्रेस वहाँ पे जीतती थी, क्योंकि वो
अलग से क्षेत्र बना हुआ नहीं था, वो गोपालगंज का हिस्सा हुआ करता था। बाद में जब हथुआराज सीट बना तो फिर जेडीयू वहाँ जीती और बाद में आरजेडी ने उस पर कब्जा किया। आज के डेट में भी अगर आप देखेंगे हथुआराज पे, तो एनडीए की बढ़त होने के बावजूद आज के डेट में अगर देखेंगे, जब 2 बार सीट जीतने के बाद भी अभी उनका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो अराउंड 40% के लगभग जाता है, जबकि 60% प्रोबेबिलिटी ये है कि ये सीट फिर से महागठबंधन की तरफ जाते हुए दिखेगा। लेकिन अभी हम इस पे कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए हमें, फिर से हम वापस डिस्कस करेंगे इस पे। एक बार जब कैंडिडेट का डिक्लेरेशन होएगा, ये सारी सीटों पे जब हम बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ इसमें क्लियर है कि अभी हम उस मुद्दे पे और उस बेसिस पे हम आपको इस बारे में बता रहे हैं कि पीछे हुआ क्या है, कास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, वहाँ मुद्दे क्या हैं, कौन से मुद्दे वहाँ चलते हैं, किन मुद्दों पे इलेक्शन होता है, किस तरह के लोग रहते हैं, उनकी सोच क्या है। इन सब जो कॉम्बिनेशन है, ये सब जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बेसिस पे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसके चांसेस कितने हैं। ये सारी चीज़ें बदलेंगी, 2 टाइम पे बदलेंगी। एक बार अभी आपको पता है कि एक चीज़ बदली है कि प्रशांत किशोर का एक नया फैक्टर है, जो पूरे बिहार में उन्होंने यात्रा करी थी, वो गोपालगंज भी आए थे, वो इन सारे असेंबली सीट्स पे भी घूमे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऐसा हो सकता है कि कुछ स्विंग वोट वहां जाएंगे। दूसरा, अभी तक जो प्रचार है एक तरीके से वो देखेंगे महागठबंधन ने खाली चालू किया हुआ है, एनडीए ने अपना प्रचार ऑफिशियली चालू भी नहीं किया है। एक बार एनडीए जब अपना प्रचार चालू करेगी तो बहुत सारे इसके समीकरण चेंज होंगे, बदलेंगे, क्योंकि मुद्दे नए उठाए जाएंगे। उन मुद्दों पे डिसाइड होगा कि किस तरह से सीट किधर जाती हुई दिख रही है। दूसरा, जब कैंडिडेट्स डिक्लेयर होंगे तो कैंडिडेट पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सा सीट किधर जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी सीटें कि पार्टी के हिसाब से वो मजबूत होगा, बट अगर कैंडिडेट अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में आपने देखा है कि ऐसा लग रहा था कि एनडीए कंफर्टेबली मेजॉरिटी में लेके जा रही है, वो 400 सीट आएंगे, 350 सीट तो आएंगे ही आएंगे, इतना तो सब सोच रहे थे, 400 सीट खुद एनडीए कह रही थी। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स का कॉम्बिनेशन ऐसा रहा कि बावजूद इसके कि पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, सेंटर में सरकार बहुत अच्छी चलाई, लेकिन उनके सीटें कम हो गई। तो जब कैंडिडेट्स डिक्लेयर होंगे तब एक्चुअली पता चलेगा कि ये कौन सी सीट कौन से करवट बैठेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी तक अगर आपको बताया जाए तो ये सारे जो समीकरण बनते हैं, जो पीछे के चुनाव हैं उसमें क्या हुआ था, कौन से मुद्दे चले थे, किन किन पार्टियों ने अपना असर दिखाया था, किन नेताओं ने अपना असर दिखाया था, उसके बेसिस पे ये लगता है कि ये जो सीट है हथुआ, अभी इसमें महागठबंधन की तरफ ये झुकता हुआ सीट दिखाई दे रहा है। तो अगर टोटल देख लिया जाए तो ये पूरे, अगर गोपालगंज जो डिस्ट्रिक्ट है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में जो भी 6 सीटें हैं, ये 6 सीटों का समीकरण कैसा होगा, तो अगर आप देखेंगे तो विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है बरौली में ऐसा है कि महागठबंधन का 30% है। जैसा हमने अगर 6 सीट का एक साथ देखें तो बरौली में 65% ऐसा लगता है कि वो एनडीए के साथ जाएगा। बैकुंठपुर में 55% प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि वहाँ पे महागठबंधन जीते, क्योंकि प्रेम शंकर प्रसाद वहाँ पे अभी भी विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, और बीजेपी को उन्होंने 11,000-12,000 वोटों से हराया था। विनिंग प्रोबेबिलिटी जो वहाँ पे एनडीए का है वो 42% है। ये बदल भी सकता है, जैसे अगर कैंडिडेट डिक्लेयर होता है तो कोई अच्छा कैंडिडेट आता है तो, क्योंकि बैकुंठपुर भी एक एनडीए की सीट रही है पुराने टाइम में। 101 जो गोपालगंज है वहाँ पे 70% ये प्रोबेबिलिटी है कि बीजेपी जो कुसुम सिंह है, अगर कुसुम सिंह लड़ती हैं या कोई और बीजेपी जेडीयू से लड़ता है, एनडीए से लड़ता है, तो वहाँ पे वो जीतते हुए दिखाई देते हैं। 27% वही चांसेस हैं कि महागठबंधन जीतेगा। कुचाईकोट जो सीट है वहाँ पे अगर देखेंगे तो अराउंड 68% प्रोबेबिलिटी जो है वो एनडीए के जीतने की है, एंड 29% प्रोबेबिलिटी है कि महागठबंधन वो सीट जीतेगा। और कुचाईकोट के बाद अगला जो है वो भोरे में अगर देखेंगे तो 55% प्रोबेबिलिटी है कि एनडीए वो सीट निकाल के जा रही है, और 43% प्रोबेबिलिटी है महागठबंधन लेके जा रही है। सिमिलरली हथुआ में अगर आप देखेंगे तो हथुआ में महागठबंधन की प्रोबेबिलिटी 60% है जो लेके जा सकता है, और एनडीए का 40% है। और जो लास्ट जो हमने भोरे में भी देखा था, तो इस तरह से अगर पूरे जिले में देखा जाए तो 6 सीटें हैं, और 6 पूरे सीटों में से अगर हम ये देखें कि 2 सीटें ऐसी हैं जो महागठबंधन की तरफ जाती हुई दिख रही हैं, और 4 सीटें जो हैं वो एनडीए की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। हम आज के लिए अभी इसमें इतना ही। हमने पूरे 6 सीटों का डिस्कशन कर लिया है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर लिया है,
सारण जो क्षेत्र है उसके 2 और जिले बचते हैं, सारण और सिवान। हम उनकी सीटों के बारे में अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल अभी इतना ही। आप भी बताइए, आप वहाँ रहते हैं, आप अगर ये वीडियो देखते हैं, आप बताइए कि वहाँ पे कौन से कैंडिडेट हैं जिनको ये सीट मिल रही है और क्या लगता है कि कौन जीतेगा, ये कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये पूरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेट हम भी एनकरेज होंगे बताने के लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।